फाइनेंशियल वर्ल्ड में तो हमने हमेशा यही सुना है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको ना अपने लिए पहले एक इमरजेंसी फंड तैयार करके रखना चाहिए। वैसे हाल ही में मैं अपने सेविंग्स के बारे में सोच रही थी। मैं अपने सेविंग्स अमाउंट को देखकर ये सोच रही थी कि मैं किस तरह से अपने सेविंग्स को बढ़ा सकती हूँ, मैं कैसे अपने सेविंग्स को ऐसे मैनेज करूँ ताकि ये जो सेविंग्स हैं इससे मुझे अच्छे रिटर्न्स मिले। मैं ये सोच रही थी क्या ये जो मेरी सेविंग्स हैं, ये जो मेरा इमरजेंसी फंड है, इसको मैं कैश में रखूं, और अगर कैश में रखूं तो क्या ये सेफ है? अगर इसको मैं बैंक में रखूं तो बैंक में जो मुझे रिटर्न मिल रहा है क्या वो काफ़ी है? तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे मन में आ जाते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सेविंग। तो अगर आपके भी मन में एक ऐसा ही कंफ्यूजन है कि आपको अपने सेविंग्स के साथ क्या करना चाहिए, कैसे उसको बढ़ाना चाहिए, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और चलिए जानते हैं इस वीडियो में किस तरह अपने सेविंग्स को आप बढ़ा सकते हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये इमरजेंसी फंड क्या होता है। देखिए, कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको यही एडवाइस करेगा कि जब आपने सेविंग्स कर ली है, एक बजट में आपने सेविंग्स कर ली है, इसके बाद आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट पे जंप बिल्कुल भी मत कीजिए। उससे पहले आप अपने लिए एक इमरजेंसी फंड तैयार करके रखें। इमरजेंसी फंड का मतलब ये है कि आपके पास, अगर मान लेते हैं कि आपका लिविंग एक्सपेंसेस आज एक महीने का 40,000 रुपये है, तो आपके पास मिनिमम अगले 6 महीने या फिर अगले 12 महीने तक का एक्सपेंसेस ऑलरेडी होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी, खुदा ना खास्ता, कोई भी आपका एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, आपके घर में कोई भी ऐसी इमरजेंसी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है, तब आपके पास एक सिक्योर्ड अमाउंट होना चाहिए ताकि आप अपने आप को या फिर अपने फैमिली वालों को सपोर्ट कर सके। तो अगर आपका मंथली लिविंग एक्सपेंसेस मान लेते हैं 40,000 है, तो आपके पास नियरली 2 या 2.5 लाख तक का इमरजेंसी फंड रहना ही चाहिए। तो इसी को हम कहते हैं इमरजेंसी फंड। अब देखिए, ये जो हमारी सेविंग्स हैं, ये जो हमारा इमरजेंसी फंड है स्पेशली, अब एटलीस्ट आपके इमरजेंसी की टाइम के अलावा भी आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स तो देना चाहिए, ये तो मिनिमम करना चाहिए। तो इसीलिए बहुत से ऐसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि आपको अपने इमरजेंसी फंड को रेशियो में डिवाइड करना चाहिए। यानी कि एक रेशियो, उनका मानना यह है कि आप या तो 20-20-60 रेशियो फॉलो कीजिए या फिर आप 20-30-50 रेशियो फॉलो कीजिए। अब मैं पर्सनली ये चूज़ करूँगी कि मैं 20-30-50 रेशियो को ही फॉलो करूँ। अब ये रेशियो क्या कहता है? इसके अकॉर्डिंग आपको अपने इमरजेंसी फंड में 20% आपको कैश में रखना चाहिए, 30% आपको सेविंग्स अकाउंट में रखना चाहिए और 50% आपको शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में रख देना चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा ट्वीक करूँगी और इसको थोड़ा अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से मैं थोड़ा चेंज करूँगी। अब यहाँ पर मेरे मन में यही सवाल आएगा कि क्या मैं कैश में अगर रखूँ तो क्या ये सेफ रहेगा? बिकॉज आज के टाइम पे कैश ज़्यादा लोग रखते नहीं हैं, ये सोच के कि इट इज़ नॉट सेफ। हो सकता है चोरी हो जाए, हो सकता है कहीं और चला जाए या फिर खर्च हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में आपका जो कैश सेविंग्स है वो ज़्यादातर नहीं रुक पाएगा आपके लिए। इसीलिए बेहतर है कि आप आज के टाइम पे कैश सेफ ना करें। मिनिमम जो रेगुलर बेसिस पे आपको लगता है उतना सेव कीजिए, या तो आजकल डिजिटल ट्रांजैक्शंस तो है ही, तो कैश इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। और साथ ही इन्फ्लेशन कंसिडर करें तो कैश का जो वैल्यू है दिन प्रतिदिन नीचे ही आता जा रहा है, तो घर पे कैश रखना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। अब बात करते हैं सेविंग्स अकाउंट की। तो जो 20% का कैश पोर्शन है वो कैंसिल करके मैं रैदर चूज करूंगी कि मैं अपना ये जो अमाउंट है 20% का मैं सेविंग्स अकाउंट में रखूँ। अब सेविंग्स अकाउंट भी मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम पे अगर आप सेविंग्स अकाउंट में भी अपने इमरजेंसी फंड को रख रहे हैं, तो आप ये इंश्योर कीजिए कि एक ऐसा सेविंग्स अकाउंट हो जो आपको हाई रिटर्न्स भी दे रहा हो। साथ ही ये जो सेविंग्स अकाउंट है वो किसी भी मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट के साथ नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज HDFC की बात करें तो मिनिमम आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए 10,000 रुपये का। तो ऐसा अकाउंट नहीं होना चाहिए जहाँ पर आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि एक इमरजेंसी फंड है, तो आप जब चाहें अपने पैसे को निकाल सके एक ऐसा सेविंग्स अकाउंट ही आप चुनें। और साथ ही ये जो सेविंग्स अकाउंट है उतने ज़्यादा पेनल्टीज या चार्जेस के साथ नहीं आने चाहिए। तो अगर इन केस आप सेविंग्स अकाउंट चुन भी रहे हैं तो आप ऐसे ही सेविंग्स अकाउंट को देखें। अब आता है दूसरा पोर्शन जो है 30% ऑफ योर इमरजेंसी फंड। पहले 20% हमने रख दिया है सेविंग्स अकाउंट में, दूसरा जो 30% है ऑफ द इमरजेंसी फंड हमको रखना चाहिए अपने फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट में। अब देखिए, हाँ, हम मानते हैं कि ये एक इमरजेंसी फंड है जहां पर आपको जब भी पैसों की जरूरत पड़े आप निकाल सकें। इसीलिए अगर इन केस आप FD भी करा रहे हैं तो आपको इंस्टा रिडीम FD ही कराना चाहिए,
जहां पर आपको सेविंग्स अकाउंट के तुलना में ज्यादा रिटर्न्स मिल सके। वहीं आज अगर एफडी की बात करें तो बहुत से ऐसे बैंक्स हैं जो आपको एनीवेयर बिटवीन 6 to 8% या फिर 9% तक का भी रिटर्न ऑफर कर रहे हैं। तो अगर हम इन्फ्लेशन को यहाँ पे कंसिडर करें तो आपको डेफिनेटली एफडी पर ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं एंड आप इसी तरह अपने इमरजेंसी फंड पर भी आप एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमा सकते हैं ताकि आप कल को इन्फ्लेशन बीट कर सके। अब ऐसे में मैं आपको ये भी एक अच्छा ऑप्शन रेकमेंड करूंगी बिफोर मूविंग ऑन कि अगर आप एफडी करा रहे हैं तो आज के टाइम पे आप एफडी लैडरिंग स्ट्रैटेजी जो है वो अपना सकते हैं। तो ये एफडी लैडरिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? मान लेते हैं कि आपके पास आज 60,000 रुपए है। अब आपको ये लगेगा कि ये 60,000 रुपए मैं सेविंग्स अकाउंट में ना रखकर एफडी करा देता हूँ। अब ऐसे में अगर आप एफडी लैडरिंग को ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पर आप अपने छोटे छोटे अमाउंट्स को डिफरेंट मल्टीपल एफडीज में डाल सकते हैं और आप हायर लिक्विडिटी और साथ ही ग्रेट रिटर्न्स पा सकते हैं। कैसे, समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लेते हैं कि आपने 2023 इस साल एक एफडी कराई है ऑफ ₹20,000। मैंने आपको कहा 60,000 रुपए है आपके पास, तो पहला जो 20,000 है आप एक साल के लिए एफडी करा देंगे। दूसरा एफडी है जो 20,000 रुपए का है वो आप 2 साल के लिए कराएंगे और तीसरा एफडी 20,000 रुपए का आप 3 साल के लिए कराएंगे। अगले साल जब एक एफडी आपका मैच्योर होगा वही अमाउंट आप री इन्वेस्ट करके 2 साल के लिए लगा सकते हैं। फिर दूसरा एफडी जो है आपका वो अगेन 3 साल के लिए री इन्वेस्ट कर सकते हैं और तीसरा एफडी जो है वो आप 1 साल के लिए री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आपका हर साल एक एक एफडी मैच्योर होते जाएगा और इससे लिक्विडिटी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब आपको पैसे चाहिए होंगे आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, अब हमने ये बात कर लिया और ये समझ लिया कि किस तरह से आप अपने इमरजेंसी फंड को 20% अपने सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं और नेक्स्ट 30% रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एफडी या फिर आरडी जो अच्छे रिटर्न्स देते हैं कंपेयर टू सेविंग्स अकाउंट। अब बचता है मेजर चंक ऑफ योर इमरजेंसी फंड जो आपको 50% रखना चाहिए आइडियली इन्वेस्टिंग में। अब बचता है मेजर 50% ऑफ योर इमरजेंसी फंड जो आइडियली आपको इन्वेस्ट करके रखना चाहिए ताकि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सके। और हाँ, जब भी हम अपने इमरजेंसी फंड के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उतने पोर्शन को इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा जो अमाउंट है, इतना जो अमाउंट, जितना भी आप प्रोपोर्शन का अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये अमाउंट आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं चाहिए होगा। इतने ही अमाउंट को आप इन्वेस्ट करके रखिएगा और बी ऐसे जगह इन्वेस्ट करके रखिएगा ताकि आपको हाई लिक्विडिटी मिले, क्योंकि मेन फोकस इमरजेंसी फंड का यही है कि आपको जब चाहे अपने पैसे मिल जाए। तो इट शुड बी एक्सेसिबल एज वेल एज आपको अच्छे रिटर्न्स इस पर मिले। तो अब जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो भाई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अपने इमरजेंसी फंड को कभी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत कीजिए। हाँ, ये ज़रूर मान लेते हैं कि स्टॉक्स जो है वो हाई लिक्विडिटी भी देता है, क्योंकि आप जब चाहे अपने किसी भी शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं, जब चाहे खरीदें, जब चाहे बेचें। यहाँ पे लिक्विडिटी तो है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है इसीलिए एक्सपर्ट्स ये रेकमेंड नहीं करते, आपको एडवाइस नहीं करते कि आपको अपने इमरजेंसी फंड को स्टॉक्स में रखना चाहिए। ऐसे में हमेशा अपने पैसे हाई लिक्विड फंड्स में ही रखें। अब जब लिक्विडिटी की बात आती है तो म्यूचुअल फंड का लिक्विड फंड्स और साथ ही ओवरनाइट फंड्स एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आपको हाई लिक्विडिटी भी मिलता है और कंपेयर टू सेविंग्स अकाउंट आपको ज़्यादा रिटर्न्स भी मिलता है। तो अब ये समझ लेते हैं ये लिक्विड फंड्स, ओवरनाइट फंड्स क्या होते हैं। तो लिक्विड फंड्स और ओवरनाइट फंड्स दोनों ही एक तरह के डेट म्यूचुअल फंड्स हैं। अब जब डेट म्यूचुअल फंड्स की बात आ रही है तो यूजुअली एक ऐसा फंड है जहां पर आपका फंड मैनेजर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, एक्सेट्रा, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में आपके पैसे इन्वेस्ट करता है जहां पर आपको हाई लिक्विडिटी मिले। अब जब लिक्विड फंड्स की बात कर रहे हैं तो ऐसा एज पर दिस सेबी गाइडलाइंस लिक्विड फंड्स में आप पैसे लगा सकते हैं फॉर 91 डेज या फिर आप चाहें तो उसके ज़्यादा दिन के लिए भी अपने पैसे वहाँ पे इन्वेस्टेड रख सकते हैं, लेकिन 91 डेज तक का मिनिमम पीरियड है, उससे पहले आप अपने फंड्स को नहीं निकाल सकते। और क्योंकि एक शॉर्ट टर्म का फंड है आपको यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं। और अगर यहाँ पे रिटर्न्स की बात करें तो 8 to 10% का रिटर्न आपको अच्छे से मिल जाता है। लेकिन जब भी आप लिक्विड फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका मेन फोकस ये रहना चाहिए कि किस तरह से आपको कैपिटल प्रोटेक्शन मिले, साथ ही लिक्विडिटी भी मिले। कैपिटल प्रोटेक्शन इसलिए भी क्योंकि लिक्विड फंड्स इतने शॉर्ट पीरियड के लिए रहते हैं, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप एक अच्छे फंड में ही अपने पैसे लगाएं।
और ज़्यादा रिस्क आपको ना मिले। अब क्योंकि आप ज़्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो ज़्यादा रिस्क भी वहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा। तो इसलिए लिक्विड फंड्स आर गुड, जहाँ पे आपको कम रिस्क लेना है और साथ ही कम रिटर्न्स भी मिलेंगे, बट कंपेयर टू सेविंग्स अकाउंट अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। नाउ सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर आपको लिक्विड फंड्स या फिर ओवरनाइट फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं लगाने हैं, तो आप डायरेक्टली कोई भी कॉर्पोरेट बॉन्ड या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको वही सेम 8 to 10% का रिटर्न मिलता है। वहीं अगर हम टेन्योर की बात करें तो कॉर्पोरेट बॉन्ड का टेन्योर 1 से 3 साल के बीच में रहता है। गवर्नमेंट बॉन्ड में भी अगेन आप जितने टाइम के लिए चाहें उतने टाइम के लिए वो बॉन्ड खरीद कर अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है वो थोड़े ज्यादा रिस्की हो सकते हैं व्हेन कंपेयर टू गवर्नमेंट बॉन्ड्स, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड इट इज लाइकली कि आपका डिफॉल्ट हो जाए, आपको पैसे ना मिले। लेकिन अगर आप AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसे लगाते हैं तो ज्यादा रिस्क यहाँ पर नहीं है। गवर्नमेंट बॉन्ड सेम ज्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादातर डिफॉल्ट नहीं करती आपके पैसों को लेकर। गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे आप डायरेक्टली वो बॉन्ड खरीद कर सही रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो कुछ इसी तरह आप अपने इमरजेंसी फंड को डिवाइड कर अपने सेविंग्स अमाउंट को 5x या फिर 10x कर सकते हैं। इसी तरह आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपने इमरजेंसी फंड को, जो आपका एक सेविंग्स है, उसे बढ़ा भी सकते हैं, ताकि कल को जब इन्फ्लेशन आए तो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न के साथ अच्छे अमाउंट, अच्छा कॉर्पस आपका बन सके। वैसे कमेंट सेक्शन में आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आप किस तरह से अपने इमरजेंसी फंड को मैनेज करते हैं और उसको बढ़ाने के लिए, उसे ग्रो करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। क्या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या आप अपने अमाउंट को सेविंग्स अकाउंट में ही रखकर खुश हैं? क्या है आपकी राय? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, साथ ही अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है, स्टॉक्स के बारे में जानना है या फिर किसी भी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में इन डिटेल समझना है, तो आज ही डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से और फाइनेंस से जुड़े सारी ही जानकारी को पाएं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और उनको भी बताइएगा कि किस तरह से वो अपने इमरजेंसी फंड को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।